नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। आज से हमने आपके लिए एक संपूर्ण रिवीजन का क्लास शुरू किया है। पर डे आपको क्लासेस मिलेंगे और सारे के सारे एनसीईआरटी बुक से होंगे। आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें से एनसीईआरटी बुक से सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने आज से शुरुआत किया है क्लास 6 से, फिर 7, 8, 9, 10 एक ही वीडियो में सारा का सारा साइंस आपको कवर करा दिया जाएगा। जैसे क्लास 6 मैंने आज लिया है, तो आज के इस वीडियो में क्लास 6 का जितना भी साइंस का नोट्स है, वो मैं आपको करा दूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को और आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये देखिए, ये है पहला चैप्टर साइंस क्लास 6 का भोजन। आपको इसी तरह चैप्टर वाइज़ मैं बताऊँगा ताकि आसानी होगी। यह भोजन के बारे में है और यह कहाँ से आता है, खाद्य संगठक और स्रोत के बारे में। संगठक की हम बात करें तो भोजन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसे हम संगठक कहते हैं। जैसे कच्ची सब्जियाँ, नमक, मसाले, तेल, पानी, चावल, दाल, अनाज, है कि नहीं? ये सभी की। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं खाद्य पदार्थों के स्रोत की, यानी जिन-जिन चीज़ों से हमें भोजन प्राप्त होता है, उन्हें हम खाद्य पदार्थों के स्रोत कहते हैं। तो हम स्रोत 2 प्रकार से देख सकते हैं। पहला होता है पौधों से प्राप्त खाद्य स्रोत, जैसे गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल किसे कहते हैं? तो डालडा को कहते हैं वनस्पति तेल। दूसरा होता है जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ, जैसे कि अंडा, मांस, मछली, दही, शहद, पनीर, रेशम। रेशम को नहीं बोल सकते, खाद्य पदार्थ नहीं है, वो प्राप्त पदार्थ है। जैसे फिर से अंडा, मांस, दूध, दही, मछली, पनीर, शहद, तो ये सभी हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करते हैं कच्ची सामग्री की, तो जब खाद्य पदार्थों को बनाया जाता है, तो उसे बनाने के लिए जिन संघटकों का उपयोग करते हैं, उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे कि मान लिया आपको खिचड़ी बनाना है, तो आप चावल लेंगे, नमक लेंगे, दाल लेंगे, सब्जी, पानी, मसाला लेंगे, तेल लेंगे, तो ये कच्ची सामग्री हो गई। अब हम बात करते हैं पौधों के खाने योग्य भाग की, तो पौधों के लगभग सभी भागों को खाया जाता है। चाहे वो पत्ता हो, चाहे वो फूल हो, तना हो, जड़ हो, छिलके हो और भी कई सारे भाग तो आपने देखे होंगे कई सारे पौधों के। लेकिन अब जैसे सहजन हो गया, तो सहजन जिसको मुनगा कहते हैं, मुनगा के फली को खाते हैं हम, उसके पत्ते को दाल में डाल के खाते हैं, उसके तना का छिलका का बीपी में दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी खाने योग्य बात। अगर हम साग की बात करें तो संपूर्ण साग को खा जाते हैं जड़ छोड़ करके। अगर गोभी की बात करें तो उसके फूल खा जाते हैं, पत्ते खा जाते हैं, है कि नहीं? तो चलिए पौधों के भागों को देखते हैं। जैसे आलू का तना खाया जाता है। आलू का क्या खाया जाता है? तो आलू का तना खाया जाता है। मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है। लौकी का फल खाया जाता है। पालक का पत्ता खाया जाता है। गाजर की जड़ खाई जाती है। चुकंदर की जड़ खाई जाती है। कई सारे बीन्स खाए जाते हैं। तो सारे के सारे पौधे से हमें ये सब मिलते हैं। अब अंकुरन की बात करें तो अंकुरन क्या होता है? जब किसी अनाज को हम पानी में फुला करके, यानी रात भर उसमें डुबा के छोड़ दिए और फिर उसको छान करके रख देते हैं। जैसे आपने देखा होगा चना का अंकुर निकल आता है, तो मूंग का भी अंकुर निकलता है, चना का भी निकल आएगा, धान का भी निकल आएगा, गेहूं का भी निकल आएगा। सभी चीज़ों, यदि कोई अनाज है तो सबके अंकुर निकल आएंगे और इसी को हम कहते हैं अंकुरन। तो अंकुरन क्या हो गई? एक प्रक्रिया हो गई अंकुरन। अंकुर को हम स्प्राउट कहते हैं और ये सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना होती है। अगर आपने चना का अंकुर खाया होगा तो आपको खुद ही पता होगा, चना, मूंग, मसूर किसी भी चीज़ का आप अंकुर बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे मकरंद, तो मकरंद को इंग्लिश में नेक्टर कहा जाता है और मधुमक्खियाँ इसे फूलों के द्वारा रस को निकालती है। अपने जो चोंच होती है उसके लंबे से नेक्टर होते हैं और उसको हम लोग चूसक भी बोल सकते हैं। पत मधुमक्खियाँ क्या करती हैं या कीड़े क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं फूलों के अंदर और वहाँ से मीठे रस को खींच लेते हैं और यही शहद में बदल जाता है जब उसको छत्ते में डाल दिया जाता है। शहद के बारे में एक बात और बता दूँ, शहद जो होता है ना, कभी ना खराब होने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है। अब हम बात करेंगे मधुमक्खियाँ नेक्टर का भंडारण करती
क्यों करती है भाई? क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका खाने के रूप में उपयोग किया जा सके। अब इस भंडारित शहद को मधुमक्खियां भोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के आधार पर जंतुओं के प्रकार। तो जैसे जंतुओं से जो हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं ना, और खाद्य पदार्थ, देखिए सभी जंतु एक ही प्रकार का भोजन नहीं करते, ये तो आप भी जानते हैं। कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं। तो जो जिस प्रकार का जानवर होगा उसी प्रकार का भोजन का संग्रहण करेगा। जैसे शाकाहारी रहेगा तो केवल जंतु जंतु का कैसे होगा? अगर शाकाहारी होगा तो वह सिर्फ पेड़ पौधों के उत्पाद खाते हैं। तो कहने का मतलब, वैसे जंतु जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं या पादप खाते हैं शाकाहारी कहलाएंगे, जैसे गाय, भैंस, हिरन, खरगोश इत्यादि। मांसाहारी जंतु, तो वे जंतु जो केवल जंतु या जंतुओं के उत्पाद ही खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सब सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं। सर्वाहारी जंतु की बात करें तो सर्वाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो पादप उत्पाद भी खा लेते हैं और जंतु उत्पाद को भी खा लेते हैं, तो वे सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे कौवा, मैना, चील, है कि नहीं, ये सभी मनुष्य, ये सारे के सारे चीज़ें खा लेते हैं। अब हम देखेंगे दूसरे चैप्टर को। अब हम दूसरे चैप्टर में हम बात करते हैं, तो दूसरा चैप्टर है भोजन के घटक। आपने देखा, पहले पहले पार्ट को देखा, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने सिर्फ सारांश को लिया है, जो जो मुख्य मुख्य बातें हैं तो वही लिया है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको मैं भरपूर तैयारी करवा दूंगा, सारे के सारे तरह के एग्जामों में ये लाभकारी होंगे। मैंने कोई किसी एक एग्ज़ाम को खास बना करके यह क्लास चालू नहीं किया है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आपका मजबूत है तो बेस अच्छा हो जाएगा, इसके लिए मैंने ये किया है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दूसरे चैप्टर को देखते हैं। तो दूसरा चैप्टर कहता है भोजन के घटक, यानी हमारे भोजन में कौन कौन से घटक हैं। अब पहले हम बात करेंगे खाद्य पदार्थ की। तो प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से जो बना होता है, तो या तो वो हमें पादपों से मिलता है या हमें जंतुओं से मिलता है, जो कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। अब हम बात करेंगे पोषक। तो पोषक एक प्रकार के तत्व होते हैं जो हमें हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं और हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। तो ये पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल तथा खनिज लवण। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो हमारे भोजन में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट मंड या शर्करा के रूप में होता है, और जब यही मंड और शर्करा टूट जाता है तो ग्लूकोज का रूप कर लेता है। तो ग्लूकोज क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का सूक्ष्म रूप है, सबसे सरल रूप है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, दरअसल उसका मेन मकसद होता है हमें एनर्जी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हो जाएंगे? चावल, गेहूँ, आलू, शकरकंद, मक्का, पपीता, रोटी, भात, और इसके बाद ब्रेड, ये सभी। प्रोटीन के स्रोत, तो बैंगनी रंग का खाद्य पदार्थ प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, ये तो एक पहचान बताया हमने। और भी कैसे कई पदार्थ होते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, चिकन, मांस, मछली, अंडे, कई चीज़ों में प्रोटीन होते हैं। बीन्स में होता है प्रोटीन, सोयाबीन में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब ये हमारे शरीर की वृद्धि करता है और स्वस्थ रहने में मदद करता है। जैसे प्रोटीन के स्रोत में चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, जंतु के मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर इत्यादि। अब वसा की बात करें हम, तो वसा का मतलब होता है तेल, चर्बी, है कि नहीं। अब ऐसा चीज़ आप देख लीजिए जिसमें आपको तेल चर्बी मिलती हो तो उसे हम वसा कहेंगे। तो वसा का क्या काम करता है? तो वसा हमारे जो जोड़ों में जो होता है लिगामेंट, उसको घिसने से रोकता है। और अगर किसी के शरीर में वसा की कमी हो जाए तो वो कड़कड़ की आवाज़ आने लगती है जोड़ों से।
और जिसके शरीर में वसा मतलब जितनी उचित मात्रा में हो तो उसे ठंड भी कम महसूस होती है और साथ ही साथ वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। तो वसा के स्रोत की बात कर लें तो वसा के स्रोत में पादप, जब मूंगफली, तिल, गिरी, तेल जंतु से जो मिलता है वो अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन, बटर इत्यादि, है ना। अब हम बात करेंगे विटामिन। तो देखिए एक बात और याद रख लीजिएगा आप कि हमारे शरीर में सारी की सारी चीज़ें बन सकती है लेकिन विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है, इसे हमें बाहर से खाया जाना पड़ता है। तो विटामिन के कई प्रकार होते हैं और सबके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, है ना। तो और अगर सारे समूहों को मिला दें, सारे विटामिन को मिला दें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये विटामिन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए से हमें रतौंधी नामक बीमारी को बचाने में सहायता होती है। रतौंधी क्या है? रतौंधी एक आँख की बीमारी है जिसमें 6 बजे के शाम के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है और जब सूर्योदय होता है तो फिर दिखाई देने लगता है। तो ये आँख की बीमारी है। विटामिन बी से अगर हम बात करें तो विटामिन बी किसके लिए है? तो बेरी बेरी होता है। विटामिन बी किसके लिए? तो बेरी बेरी, और बेरी बेरी मुंह के आसपास घाव, त्वचा संबंधी ये होता है, त्वचा फटने लगती है, इसके लिए। अब हम बात करेंगे विटामिन ए के स्रोत को भी जान लें। तो विटामिन ए का स्रोत होता है लाल और पीले फल। लाल और पीले फल विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। विटामिन बी के स्रोत हम बात करें तो विटामिन बी अधिकतर मिलता है हमें चावल के पानी में। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। मैं थोड़ा स्पीड खींचूंगा क्योंकि मुझे अभी सारे चैप्टर लगभग 8-10 चैप्टर कंप्लीट कराने हैं। विटामिन डी की बात करते हैं तो हमारी हड्डियों और दांतों में जो कैल्शियम का उपयोग होता है, कैल्शियम का बना होता है और इसमें क्या होता है? विटामिन डी होता है। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सुबह सुबह शरीर में तेल लगा करके धूप में कम से कम 1 घंटा बैठिए। खनिज लवण की बात करते हैं तो खनिज लवण में उचित रेख रखाव और मानसिक विकास के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अब खनिज लवण में क्या होता है? आयोडीन। तो आयोडीन किस में मिलता है हमें? समुद्री नमक में मिलता है। अदरक, केकड़ा और सी फूड में हमें आयोडीन मिलता है। फास्फोरस दूध, केला, गेहूँ और लोहा किस में मिलता है? आयरन। तो पालक, सेब, यकृत, भुट्टा, गुड़, इसमें कैल्शियम। तो कैल्शियम हमें मिलता है दूध, अंडा से, है ना। अब हम रुक्षांश की बात करें तो रुक्षांश का मतलब फाइबर होता है। जो चीज़ हम खाते हैं तो साथ में फाइबर, जैसे कि चना का छिलका खा लेते हैं और हम और भी खड़ी खाते हैं, साग खाते हैं, जिसमें हमें फाइबर मिलता है। और फाइबर हमारे भोजन को जो हम भोजन खाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को अच्छा बनाता है। इससे कब्जियत नहीं होती है और इसको पचाने में हमें जल की आवश्यकता भी होती है, तो जल हमें ज़्यादा ज़्यादा लेना चाहिए। रुक्षांश के स्रोत कहाँ से होंगे? तो साबुत अनाज, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां, छिलके वाले अनाज, ये भी रुक्षांश के स्रोत होते हैं। तो रुक्षांश जो होता है हमारा शरीर में पचता नहीं है, लेकिन लेट्रिन क्लियर होता है। इससे कब्ज की समस्या दिक्कत दूर हो जाती है। अब जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया, हम पसीना, आंसू हमारे मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं जल की सहायता से। अब आहार की बात करें तो दिन भर जब हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं तो उसी को हम कहते हैं आहार। अब बात कीजिए संतुलित आहार की। तो संतुलित आहार वो है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो जो हमारे शरीर के आवश्यक हैं, जैसे कि दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित अनाज, केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल, सब्जियां इत्यादि। अब हम तीसरे चैप्टर को लेकर के आते हैं। आप बने रहिए चैनल में।
तीसरा चैप्टर है तंतु से वस्त्र। तंतु क्या होता है? तो एक प्रकार का रेशा होता है। आप अपने कपड़े का एक धागा लीजिए, उसको टुकड़ा टुकड़ा करते जाइए, उसको नोचते जाइए, आपको पता चलेगा रुई जैसी आकृति मिलेगी, जिसको हम तंतु कहते हैं। तो तंतु भी दो प्रकार के होते हैं, एक जंतुओं से प्राप्त तंतु और दूसरा पादपों से प्राप्त तंतु। तो प्राकृतिक तंतु वो होता है जो हमें जंतुओं और पादपों से मिलता है। एक संश्लेषित तंतु भी बोलते हैं, जिसको हम लोग फाइबर ही तंतु को क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। तो एक होता है मैनमेड और दूसरा होता है नेचुरल। तो नेचुरल में हम बात करेंगे प्राकृतिक तंतु की, तो ये हमें पादपों से प्राप्त होता है, जैसे कपास, रुई, जूट, पटसन, रेशम इत्यादि। तो पादपों से तो रेशम मिलेगा नहीं, तो रेशम किससे मिलेगा? तो रेशम के कीट से। ऊन, रेशम के कीट से रेशम मिलता है, ऊन जंतुओं से मिलता है। ऊन, एक चीज़ याद रखिएगा कि कुत्ता को छोड़ करके खरगोश, भेड़, बकरी, याक और ऊँट, इस सब से भी हमें ऊन मिलता है। और फिर से समझ लीजिए, प्राकृतिक तंतु किससे मिलेगा? या तो पादपों से या जंतुओं से। तो जो पेड़ पौधे से मिलता है, जैसे कपास, रुई, जूट, पटसन, है कि नहीं? और जंतुओं से प्राप्त होगा, तो जंतुओं से प्राप्त होने वाला ऊन, रेशम। अब हम बात करते हैं कि रेशम जो तंतु होता है, रेशम के कीट एक होते हैं जो अपने शरीर के चारों तरफ कोकून बनाते हैं। और कोकून किस चीज़ का बना होता है, ये भी आपका पूछा गया सवाल है। तो कोकून एक प्रोटीन का बना होता है। अब हम कृत्रिम फाइबर की बात करते हैं, तो उसमें आता है रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु। तो जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, फिर आता है रेयॉन, है ना? तो ये सभी क्या है? संश्लिष्ट तंतु है। और पादप तंतु हमें पादपों से प्राप्त होता है, जैसे रुई हो गया। कपास की फसल के बारे में, तो कपास की फसल जो आपका काली मिट्टी का क्षेत्र होगा, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान के कुछ इलाके, इसके बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका, ये कपास की काली मृदा पाई जाती है और उसी में कपास होता है। क्योंकि ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, तो काली मृदा को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम रेगुर मृदा भी कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। तो कपास किससे मिलता है? तो कपास के फल होते हैं जो गोल गोल होते हैं, जब वो पक जाते हैं तो फट जाते हैं, और फटने की वजह से उसमें कपास के गोले निकल आते हैं, जिसको कपास का गोलक या कपास का बॉल कहते हैं, जिसे हाथ से चुन करके सूखने दिया जाता है और फिर उसको रुई बना दिया जाता है। अब हम बात करें कपास का ओटना। तो कपास के बीजों को कपास से अलग करना कपास का ओटना कहलाता है। आजकल तो मशीन आ गया है, और पहले ज़माने में तो हाथ से होता था। पटसन की बात करें, तो पटसन को हम लोग आम बोलचाल में पटुआ भी कहते हैं, जिसके तने को पानी में 10-15 दिन तक फूलने के लिए दिया जाता है। फिर उसके छिलके उतार लिए जाते हैं और उससे तैयार किया जाता है धागा। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, और पश्चिम बंगाल इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पटसन का। उसके बाद बिहार और असम आता है। फसल की कटाई के बाद कुछ दिनों तक, लगभग 10 से 15 दिन तक, इसको जल में डुबाकर रखा जाता है। पृथक करना, तो पटसन का जो तंतु है यानी छिलका है, उसको हाथ से अलग किया जाता है। एक बात और याद रखेंगे आप, आपसे पूछा जा सकता है कि पटसन जो है किस भाग से पौधे के मिलता है, तो ये तना से मिलता है। अब हम बात करेंगे कताई की। तो रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो आप देखे होंगे ग्रामीण इलाकों में हाथ से ऐंठ करके भी बनाया जाता है। आजकल तो मशीन आ गई है। तो हाथ से जो बनाया जाता है उसको तकली कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसको तकुआ भी कहते हैं। चरखा, तो हाथ से चलने वाले चरखा, गांधी जी को कौन नहीं जानता, जो खुद से चरखा चला के वस्त्र बनाते थे। तो तागों से कताई की जाती है, यानी यहाँ से धागा बनाया जाता है। चरखा में क्या बनाया जाता है? तो धागा बनाया जाता है। तो फिर देखते हैं अब वस्त्र बनाने की विधियाँ। तो पहले होगा बुनाई और बंधाई। तो बुनाई के लिए क्या होता है?
या तो आप हाथ से बुनाई कर सकते हैं या मशीन से बुनाई कर सकते हैं। तो जो मशीन से होता है उसको स्पिनिंग जेनी कहा जाता है। नहीं, स्पिनिंग जेनी नहीं, वो स्पिनिंग जेनी धागा काटने की मशीन है। अब बंधाई क्या होता है? तो ऊन कांटा को आपने देखा होगा बुनते हुए, उसी को बंधाई कहा जाता है। तो आपने देखा कि तंतु से लेकर किस प्रकार वस्त्र तैयार किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर की। 3 चैप्टर हो गया, अब हम चौथा चैप्टर को लेते हैं। तो चौथा चैप्टर है वस्तुओं के समूह बनाना। तो हमारे चारों तरफ कई प्रकार की वस्तुएं हैं जो विभिन्न रंगों की, विभिन्न आकृतियों की बनी होती, विभिन्न डिजाइन होते हैं, वजन उनका अलग होता है, उनकी क्वालिटी अलग होती है। तो इनको अब हम छांटेंगे, है ना। तो वस्तुओं के समूह बनाना का मतलब वर्गीकरण करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कुछ वस्तुओं को, जैसे कांच, धातुएं, प्लास्टिक, कागज, मृदा। तो वस्तु एक ही पदार्थ की बनी होती है या एक से अधिक से भी बनी हुई हो सकती है। जैसे पदार्थ, तो पदार्थ किसको कहेंगे? जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होगा, जो स्थान घेरेगी और वो तीनों अवस्था में पाई जा सकती है। कोई जरूरी नहीं कि एक ही चीज तीनों अवस्था में हो। जल को छोड़ करके कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस में। अधिकतर या तो ठोस होगा या द्रव होगा या गैस होगा। ठोस की बात करें तो इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, जैसे लकड़ी, लोहा, बर्फ का टुकड़ा। द्रव, उसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, यानी आप लीटर में उसको नाप सकते हैं, उसका निश्चित होता है। और आकार भी अनिश्चित होता है, आकार कोई निश्चित नहीं होता, जिसमें डाल दीजिएगा वो उसी के जैसा हो, जैसे पानी, तेल, घी, अल्कोहल इत्यादि। गैस की बात करें तो न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है, दोनों ही इधर उधर चलते रहता है, कम बेशी होते रहता है। जैसे हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियन, जेनन, क्रिप्टन, बहुत सारे हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं और उपभोग भी। उपयोग का मतलब अपने लिए, मतलब उपभोग का मतलब शरीर के अंदर डाल देना है कहने का मतलब, और उपयोग का मतलब बाहर बाहर। तो वो भी अलग अलग पदार्थों के होते हैं और सबके गुण एक जैसे होते हैं क्या? नहीं, एक जैसे नहीं होते हैं। किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन उसके गुणों के आधार पर या हमारी जो आवश्यकता है उसके आधार पर हम करते हैं। तो पहला हम देखते हैं दिखावट के आधार पर। आप देखेंगे कि धातु चमकदार होता है, जबकि कुछ ही धातुएं जैसे आयोडीन, ब्रोमीन ही चमकदार होती है, बाद बाकी अचमकदार होती है, मतलब भद्दी होती है। तो दिखावट के आधार पर भी हम छांट सकते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखती है। कुछ वस्तुएं चमकदार, खुरदरी, चिकनी, कोमल और कुछ कठोर होती हैं। कोमल पदार्थ जिसको आसानी से हम दबा सकते हैं, जिसको खरोच सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। कठोर पदार्थ जिसे दबाना कठिन होता है। धातु, तो धातु क्या होता है? जिसमें जो विद्युत के सुचालक हो, जो तन्य हो, जिसको आघातवर्यता के गुण हो, जिसमें से करंट पास हो जाए, जिसमें से ताप पास हो जाए, उसे हम धातु कहेंगे। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना इत्यादि। विलय, जो घुल जाए जल में उसको विलय कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो जल में ही घुलेगा। कुछ चीज़ें केरोसिन में भी घुलती है, कुछ चीज़ें तारपीन तेल में भी घुलती है। पानी में घुलने वाला नमक और पानी, चीनी, है कि नहीं। अविलय, जो पानी में नहीं घुलेगा उसको अविलय कहेंगे। जैसे धूल ले लीजिए, बालू ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए। पारदर्शिता, तो पारदर्शिता का मतलब जिससे पदार्थ का वह गुण जिससे प्रकाश पार हो सके। तो पारदर्शिता के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी वो पदार्थ है जिसके आर पार प्रकाश पास हो जाता है, जैसे कांच, जलवायु। अपारदर्शी वो पदार्थ है जिससे आप आर पार नहीं देख सकते हैं, रोशनी भी पास नहीं हो सकती है, जैसे लकड़ी, मिट्टी, लोहा इत्यादि। पारभासी, जिससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश पास हो और आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, मोटी कांच, पानी भरी हुई बोतल प्लास्टिक वाली।
अब हम बात करेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का एहसास होता है, और ये कमी उतना ही होगा जितना उस वस्तु ने पानी को हटाया है, और इसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। और इसी सिद्धांत पर आप देखेंगे जहाज़ें चलती हैं। एक कांटी का डूब जाएगा लेकिन बड़ा सा जहाज़ नहीं डूबेगा, क्योंकि कांटी जो कील है वो कम आर्किमिडीज का सिद्धांत का पालन करता है। वो पानी को कम मतलब कम स्थान को, वो जो उसका क्षेत्रफल है उसको कम छापता है। मतलब क्या कह सकते हैं कि मतलब उसका जो एरिया है वो कम है उसके वजन के बराबर, जबकि जहाज देखिए बहुत ज़्यादा एरिया को दबाव डालता है पानी पर, तो वो तैरने लगता है, वो बहुत ज़्यादा पानी को विस्थापित करता है। अब हम लेंगे 5वें चैप्टर की, 4 चैप्टर हो गया, 5वां। अब 5वां चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण। तो हम पहले बात करेंगे मिश्रण की। दो या दो से अधिक पदार्थों को आप मिला दीजिएगा तो उसको कहेंगे मिश्रण। जैसे कि अब उदाहरण से आपको मिश्रण और यौगिक दोनों समझाते हैं कि मान लीजिए आपने चावल ले लिया और आपने दाल ले लिया और आपने हल्दी ले लिया खड़ा वाला, या आलू ले लिया, सबको मिला दीजिए तो उसको आप अलग कर सकते हैं। जब आप अलग कर सकते हैं तो मिश्रण कहलाएगा, और उन्हीं सबको कुकर में डाल दीजिए पानी डाल के, वो जब खिचड़ी बन जाएगा, एक नया पदार्थ बनेगा, तो उसे हम कहेंगे यौगिक। अब पृथक्करण की विधियां। तो पृथक्करण की विधियों में पहला विधि हस्तचयन विधि। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए हाथ से चुन करके अलग कर दीजिए। जैसे कि चावल में महिलाएं देखी होंगे आपने, चावल सूप में ले लेती है और कंकड़ को चुन के अलग कर देती है, तो ये हस्तचयन विधि हो गया। थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब थ्रेसर मशीन होता है, उसमें अनाज के डंडियों सहित डाल दिया जाता है, भूसे अलग हो जाते हैं और उसका दाना अलग हो जाता है। निष्पावन विधि। निष्पावन विधि में हवा का मदद लिया जाता है। आपने किसान को, महिलाओं को, जब धान वो कुटा करके आती है मिल से, तो आपने देखा होगा हवा की सहायता से वो ऊपर से नीचे गिराती है, और ऐसा करने की वजह से भारी वजन वाले चावल तुरंत गिर जाते हैं, जबकि हल्के वजन वाले भूसे हवा की सहायता से कुछ दूर जा कर के गिरते हैं। चालन विधि। चालन विधि में चलनी द्वारा चाल लिया जाता है, जैसे आटा चालने का चलनी, और इसके बाद बालू चालने का चलनी, मोटे मोटे कंकड़ को अलग कर दिया जाता है। अवसादन विधि। तो इसमें क्या होता है कि किसी ठोस जो होता है तरल में आप मिला दीजिए, मान लीजिए पानी में आप कंकड़ मिला दीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे कंकड़ तली में बैठ जाएगा, तो इसको कहते हैं अवसादन। निस्तारण। रेत और जल के मिश्रण में रेत भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण विधि द्वारा जल को ऊपर से ढाल लिया जाता है। देखिए अवसादन में बैठ गया, छोड़ दिए, निस्तारण में रखने के बाद धीरे 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 उसको ऊपर ऊपर से ढाल लीजिए, अलग कर लीजिए। जैसे जल में महीन कण को अलग करना, आप चापाकल चला के आए, बाल्टी रख दिए, देखिए कंकड़ बैठ जाएगा, ऊपर ऊपर पानी उठा लीजिए। अब है निस्यंदन विधि। निस्यंदन विधि में क्या होता है कि मिश्रण पदार्थ में ठोस या द्रव को अलग करने की विधि है, जैसे रेतीले जल से स्वच्छ जल को प्राप्त करना। आपने 4 घड़ा विधि वाला देखा ही होगा। एक घड़े में बड़े कंकड़, उसके नीचे कोयला, उसके नीचे बालू, और नीचे देखिएगा बूंद बूंद करके स्वच्छ जल टपकता है। वाष्पन विधि। तो जलवाष्प बना दीजिएगा सूर्य के प्रकाश की वजह से या किसी भी प्रकार के ताप की मदद से, तो जो भाप बनने लगेगा, इस विधि को क्या कहेंगे? वाष्पन विधि कहेंगे। नमक। तो नमक सूर्य, देखिए समुद्र का पानी को क्यारी बना करके या भेली बना करके जमा कर लिया जाता है, उसमें फैन होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, सारा पानी सूख जाता है और नमक बच जाता है। अब उस बचे नमक को मशीन में डाल करके साफ कर लिया जाता है कि उसमें घोंघे भी हो सकते हैं, कुछ जलीय जीव भी हो सकते हैं, फिर उसमें आयोडीन मिलाई जाती है। अब हम संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब होता है एक विलयन ऐसी स्थिति कि मान लीजिए आपने एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए, घुल गया, फिर 1 चम्मच नमक डालिए, घुल गया, फिर 1 चम्मच डालिए, इतना एक समय ऐसा आएगा कि इतना गाढ़ा हो जाएगा
कि अब और नमक नहीं घुलेगा, तो इसको कहते हैं संतृप्त स्थिति, है ना, संतृप्त विलयन कहलाएगा। मान लीजिए आपने किसी भंडारे में खाने गया, आपको पूड़ी रसगुल्ला दे रहा है, आपने 4 पूड़ी लिया, फिर रसगुल्ला भी लिया, ताड़का भी लिया, सब्जी भी लिया, फिर आया पूड़ी पूड़ी करते, आपने कहा अच्छा दे दो, फिर लिया। लेकिन एक समय ऐसी आएगी, आप कहेंगे नहीं नहीं अब कुछ नहीं चाहिए, अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसी स्थिति को कहेंगे कि आप संतृप्त हो गए। और इसी प्रकार जब विलयन संतृप्त हो जाता है तो उसमें जो घुलने वाले पदार्थ होते हैं, जिसको विलेय कहते हैं, वो अब नहीं घुल पाएगा। जैसे पानी और नमक में आप घोलते जाइए, तो पानी हो गया विलायक और नमक हो गया विलेय, और दोनों को जब मिल जाएगा तो हो जाएगा विलयन। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी अब नहीं घुलेगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि यदि विलयन को गर्म कर दिया जाए, यानी पानी को गर्म कर दिया जाए, तो घुलने की जो स्थिति है वो तेज हो जाएगी, और यदि ठंडा कर दिया जाए तो घुलने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। चलिए अब अगले चैप्टर को देख। अगला चैप्टर है पाठ 6, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो परिवर्तन भी कई प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उत्क्रमित परिवर्तन, अनुत्क्रमित परिवर्तन। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती है, पत्तियों का रंग बदल जाता है, सूख कर वे पेड़ों से गिर जाते हैं, फूल खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। तो परिवर्तन क्या है? पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों के साथ उसमें, अच्छा ये परिवर्तन, ये परिवर्तन नहीं। परिवर्तन ये है कि देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। अगर कोई जन्म लिया है तो उसे मरना ही पड़ेगा। अगर कोई बच्चा है तो वो जवान होगा, फिर बूढ़ा भी होगा, फिर एक समय। तो कहने का मतलब वो बदलाव आ जाते हैं ना, जो समय के साथ जो बदलाव आ जाते हैं उसे हम कहते हैं परिवर्तन। तो परिवर्तन को गर्म करके या ठंडा करके या किसी चीज़ में मिला करके लाया जा सकता है। फिर है उत्क्रमित परिवर्तन। उत्क्रमित परिवर्तन का मतलब होता है जो कुछ समय के बाद पुनः आप उसको वापस कर सकते हैं, तो इसे हम उत्क्रमित परिवर्तन कह सकते हैं। अनुत्क्रमित परिवर्तन किसको कहेंगे? जिसको आप दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं। जो अवस्था थी, जैसे कि आपने आटा लिया, आटा को कुछ नहीं किया तो फिर आटा ही रह गया, या आपने बैलून लिया, फुला दिया, तो हवा निकालिएगा तो फिर बैलून पहली अवस्था में आ जाएगा। तो ये उत्क्रमित परिवर्तन हुआ। लेकिन आपने बैलून को फोड़ दिया या फिर आटे की लोई बना के रोटियां बना ली, तो फिर से वो आटा वापस नहीं आएगा, तो इसको कहेंगे अनुत्क्रमित परिवर्तन। अब प्रसार का मतलब फैलना। जब किसी चीज़ों को गर्म किया जाता है तो वो फैलने लगता है। संकुचन का मतलब सिकुड़ना। जब किसी चीज़ों को ठंडा किया जाता है तो सिकुड़ने लगता है। आवर्ती परिवर्तन मतलब उसका पुनः पुनः चक्रण होगा। एक बार सूर्यास्त हुआ, फिर सूर्योदय हुआ। नहीं कहता आत्मा अमर है, एक शरीर को छोड़ती दूसरे शरीर में चली जाती है, वही वाली बात। आज सूर्योदय हुआ तो कल फिर सूर्योदय होगा। अनावर्ती परिवर्तन जो अंतराल में पुनरावृत्ति नहीं होगा, मतलब आज हुआ हो सकता है कल ना हो। जैसे आज बारिश हुई, कोई गारंटी कल बारिश होगी? नहीं होगी ना। गलन, जब किसी पदार्थ में एक निश्चित तापमान डाला जाता है तो वो पिघलने लगता है। वाष्पन का मतलब जब लिक्विड को गर्म किया जाता है तो भाप बनने लगता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर धीरे धीरे जलवाष्प बनने लगते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं। अब है पौधों को जानिए, 7वां पाठ। शाक, झाड़ी और वृक्ष, ये पौधे के 3 प्रकार हैं। शाक में कोमल तना होगा और छोटे छोटे होंगे। झाड़ी क्या होगा? थोड़ा सा मजबूत तना होगा और बहुत बड़े नहीं होंगे, और इसकी भी साइज मीडियम में होगी। इसके बाद वृक्ष क्या होगा? कठोर तना, जिसको हम कहते हैं काष्ठीय तना होगा, लंबे होंगे, बड़े बड़े होंगे, तना के ऊपर तना के ऊपर टहनियाँ निकली होंगी, ये सभी, तो ये वृक्ष कहलाएंगे। लता भी 2 प्रकार के, आरोही लता और विसर्पी लता। तो कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो रेंगने लगते हैं ज़मीन पर, तो इसे लता कहते हैं। आरोही लता का मतलब है अगर आपने उस पर कुछ सपोर्ट दे दिया तो उस पर वो चढ़ जाएगा, जैसे कि झींगा, सीम, है कि नहीं, और
नेनुआ हो गया, और भी कई सारी ऐसी लतें हैं जो आप सपोर्ट दीजिएगा तो चढ़ जाएगा। जैसे मनी प्लांट हो गया, यहाँ पर ये सब चढ़ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भी लतें होती हैं जिसके फल जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, कद्दू। तो ये सभी इतने भारी वजन वाले होते हैं कि आप सपोर्ट भी देने पर ये चढ़ेंगे नहीं, ये उसके ऊपर रेंगने लगेंगे। उसको भी सर्पी लता कहते हैं। पालक की फलक, अच्छा पत्ते के बारे में कह रहा है, तो फलक थोड़ा सा मैं यहाँ पत्ता बना के आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, अगर ये पत्ता है ना, रुकिए जरा सा, अगर ये पत्ता है, देख रहे हैं ना, ये पत्ता है, तो यहाँ पर डंठल होगा, देखिए यहाँ पर। तो आप यहाँ देखिए, इस चपटे वाले भाग को फलक कहेंगे, और इसमें ऐसे 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 बना रहता है, तो इसको कहते हैं सिराएं। और ये देखिए सिरा विन्यास है। सिरा विन्यास दो प्रकार का होता है। ये हो गया आपका एक इस टाइप का जालीनुमा, और एक होता है समांतर क्रम, जैसे गेहूं वगैरह में देखिएगा आप ऐसे 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 रहता है ना, ये समांतर क्रम होता है, ये सिरा विन्यास होता है। अब बात कीजिए रंध्र की, तो पत्तियों के पीछे में आप देखेंगे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उसको रंध्र कहते हैं। और इसी की सहायता से वो गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। पर्णवृत्त, पत्ते के डंठल को पर्णवृत्त कहते हैं, जहाँ वो डाली से जुड़ी रहती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जब मान लीजिए ये पत्ता है, तो यहाँ पर जो डंठल है ना, इसको पर्णवृत्त कहते हैं। अब जड़ों के प्रकार हम देख लेते हैं। तो जड़ों के दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूसला जड़, दूसरा होता है झखड़ा जड़, है ना, और उसी को रेशेदार जड़ कहते हैं। जिस पत्ते का समांतर क्रम सिरा विन्यास होगा, जिस पत्ते का ऐसा ऐसा सिरा विन्यास होगा, उसमें रेशेदार जड़ पाए जाएंगे। और जिसमें पत्ते में इस तरह होगा, जालीकार वाला सिरा विन्यास होगा, तो उसमें मूसला जड़ पाए जाएंगे, जैसे कि मूली। अगले चैप्टर को लेते हैं। अगला चैप्टर है शरीर में गति। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां होती रहती है, जैसे चलना, टलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना। हम कई सारी गतियां कह रहे हैं। तो हम आखिर गतियां कैसे कर पाते हैं? तो हम गतियां कर पाते हैं हमारे शरीर में उपस्थित जोड़ों की सहायता से। जोड़ों की सहायता से मूवमेंट होता है और हम गति कर पाते, जैसे घुटने का, गर्दन का, या केहूनी का, या हाथ की कलाइयों का, है ना। तो जोड़ को विज्ञान की भाषा में संधि कहा जाता है, और उसी की सहायता से जब हम मोड़ते हैं तो हमारे शरीर में गति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर देखिए संधि के प्रकार बताया जा रहा है। तो संधि के प्रकार है कंदुक खल्लिका संधि। कंदुक खल्लिका संधि का मतलब होता है एक गोल जैसा होगा, और उसके अंदर एक, जैसे गर्दन की आप देख लीजिए, गर्दन चारों तरफ मूवमेंट कर सकता है, तो ये कंदुक खल्लिका संधि कहलाएगा। घुटना की बात करें तो यहाँ हिंज संधि। हिंज संधि कलाई में भी यहाँ एल्बो में होता है, और इसके बाद आपके टखने में होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक दिशा में तो गति कर सकते हैं दरवाजे की तरह, लेकिन दूसरी दिशा में नहीं कर सकते हैं। तीसरा है अचल संधि। हमारे खोपड़ी का ऊपरी भाग गति ही नहीं करता, सिर्फ नीचे वाला भाग गति करता है, तो ये अचल संधि हो गया। कंकाल, तो हमारे शरीर में हड्डियों का जो ढांचा है, जो हमें आकृति प्रदान करता है, उसे ही तो कंकाल कहते हैं। पसली या पंजरी, तो जो वक्ष स्थल है, हमारा छाती है, उसमें 12 जोड़ी अस्थियां पाई जाती है, जो मेरुदंड से जुड़ी हुई होती है, और इसे ही हम कहते हैं पसली। और ये हमारे शरीर के अंदरूनी अंग, जैसे कि फेफड़े, हृदय, उसे सुरक्षा प्रदान करता है। और इनमें गति होती है संकुचन के कारण। अब हिंज संधि तो हमने बता दी, एक ही दिशा में गति होगी। केंचुए की जो गति होती है शरीर के संकुचन और विस्तारण से, केंचुआ अपनी त्वचा को सिकोड़ता है और छोड़ता है। पेशियां क्या होती है, मांस पेशियों, जिसको मांस कहते हैं हम लोग, उसे पेशियां कहते हैं, वो सिकोड़ता है और वो भी फैलता है।
मछली के शरीर पर पंख नहीं होते हैं, जो उस पर जो कवच टाइप का होता है, जिसको हम लोग चोया भी कहते हैं, जिसको छिलके होते हैं, वो तैरते समय उस वो उसमें जल अंदर जाने नहीं देता है। दूसरा, उसका जो पूँछ होता है वो दिशा का निर्धारण करता है, और शरीर के ऊपर में देखिएगा थोड़ा सा पंख जैसी आकृति बनेगी जो तैरने में उसको मदद करता है। अब हम अगले चैप्टर को लेते हैं। अगला चैप्टर है सजीव एवं उनका परिवेश। अभी पहले बात आप जान लीजिए उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है वो चीज़ें जो हमें कुछ ना कुछ करने को प्रेरित करते हैं, और जब हम उसके खिलाफ कुछ कर देते हैं तो उसे अनुक्रिया कहते हैं। तो इसको कहते हैं उद्दीपन और अनुक्रिया। जैसे जैसे ही आपके पैर में कांटा चुभा, चोट लग गया। इसके बाद आँख में कीड़ा घुस जाएगा, करते हैं हम लोग। मालिक को देखकर कुत्ता पूँछ हिलाने लगता है, इमली को देखकर जीभ में पानी आ जाती है। इसको कहते हैं हम उद्दीपन अनुक्रिया। उत्सर्जन का मतलब शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना। आवास, जीव जिस परिवेश में रहता है वो उसका आवास कहलाता है। अनुकूलन, हम जिस प्रकार के जगह पर रहते हैं उसी हिसाब से हमारा शरीर ढल जाता है, और या यूँ कहें कि जगह के हिसाब से अपना शरीर को ढाल लेते हैं, उसे अनुकूलन कहेंगे। जैसे कि कैक्टस अपने पत्ते को कांटे का रूप ले लेता है, जैसे कि ऊँट अपने कुबड़ का निर्माण कर लेता है, उसमें जल जमाव कर लेता है, तो ये अनुकूलन कहलाता है। स्थलीय आवास, तो जमीन पर रहने वाले आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जलीय आवास, तो जल वाले आवास को जलीय आवास कहते हैं। तो स्थलीय आवास में मैदान हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, तट हो गया, ये सभी। जलीय आवास में जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र इत्यादि। जैव घटक, तो इस संसार में दो ही घटक हैं, एक जैव घटक, दूसरा अजैव घटक। जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उसको जैव घटक कहते हैं। पेड़ पौधे को फ्लोरा कहा जाता है, जीव जंतु को फौना कहा जाता है। अजैव घटक में जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं, अजैव घटक धूप, जल, वायु, मृदा, चट्टान इत्यादि। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। अब अंकुरन पर हमने बताया था, तो पिछले चैप्टर में बताया हमने। अंकुरन क्या होता है? नए नए छोटे छोटे सफ़ेद रंग के अंकुर निकल आते हैं, और इसको जल में जब तक आप भिगोइएगा नहीं तब तक ये नहीं निकलेगा, तो इस प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। प्रजनन में क्या होता है? जीव जंतु अपने के समान छोटे छोटे बच्चे को जन्म देते हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिसको अंडपरजक कहते हैं। कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं जिसको जरायुज कहते हैं। कुछ जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं जिसको स्तनधारी कहते हैं। गति, सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और उसका शरीर भी उसी प्रकार बना रहता है गति करने के लिए। भोजन, भोजन तो हमें चाहिए शरीर की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ऊर्जा के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। वृद्धि, चाहे किसी का भी बच्चा हो वो जन्म से एक ही आकार का नहीं होता है, वो समय के साथ बड़ा होने लगता है, इसे वृद्धि कहते हैं। श्वसन क्रिया, हम सांस लेते हैं, सांस हमारे फेफड़ों में जाती, फेफड़ों से पूरे शरीर में कोशिकाओं तक, फिर वहाँ से फेफड़ों में वापस आती है और फिर नसिका छिद्र द्वारा बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। तो श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। केंचुआ त्वचा से सांस लेता है, मछली गील से सांस लेती है, हम फेफड़े से सांस लेते हैं, मेढक त्वचा और फेफड़े दोनों जगह सांस ले सकता है। और जो टिड्डे होते हैं, फटिंगे होते हैं, वो अपने ट्रेकिया से यानी वातक से सांस लेते हैं। पत्ते अपने रंध्र से वायु को अंदर खींचते यानी सांस लेते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा? सजीव में श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, उद्दीपन पर की अनुक्रिया होती है, प्रजनन होती, गति होती, वृद्धि होती, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? ये सभी प्रक्रियाएं हैं ये जीवन पर्यंत चलने वाली। अल्प अवधि में जो शरीर में थोड़ा सा जो परिवर्तन होता है वो पर्यावरण के अनुकूलन को हम दर्शाते हैं। चलिए अगले चैप्टर को लेते हैं। अगला चैप्टर है गति एवं दूरियों के मापन। तो प्राचीन काल में कैसे लोग मापते थे?
तो पैदल नापते थे, हाथ से नापते थे, और कहीं भी जाने के लिए क्या करते थे, जल मार्गों का प्रयोग करते थे, उसमें सड़क मार्ग नहीं थे। तो फिर बाद में यातायात के साधन आए, और यातायात के साधन कुछ 3 प्रकार से हम बांटते हैं: सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। सड़क परिवहन में रेल और सड़क मार्ग वाला वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जल परिवहन, जल में चलने वाला नौका, पानी जहाज इत्यादि। वायु परिवहन में हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, ये सभी। और एक बात अब जानिएगा, पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा जल मार्ग के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट होता है। लेकिन अगर भारत के बारे में पूछा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे से होता है। ये आप पढ़ लीजिए। सड़क परिवहन में देखिए साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ये सब आता है। वायु परिवहन में हेलीकॉप्टर, जेट विमान, हवाई जहाज। जल परिवहन में नाव, स्टीमर और पानी जहाज आता है। मात्रक में यानी जिस चीज़ से हम इसको मापते हैं उसे हम कहते हैं मात्रक। तो मात्रक के परिणाम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक संख्या वाला भाग, दूसरा मात्रक। कहने का मतलब होता है, जैसे कि हमने कहा 5 मीटर, तो 5 हमारा संख्या वाला भाग हो गया, और मीटर क्या हो गया, मात्रक वाला भाग हो गया। लंबाई मापने के प्राचीन तरीके, तो पैर से नाप लेता था, उंगली से नाप लेता था, हाथ की से, या एक हाथ 2 हाथ, या कदम से नाप लेता था। लंबाई के मापक में क्या होगा, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, और सब में 10 का गैप चलता है। संसार के विभिन्न भागों का में प्रयोग तो मात्रक के रूप में कहते हैं। संसार को नापते हैं तो क्या नापते हैं, तो 1 मिलीमीटर, आपने देखा होगा मैप में भी मापक का प्रयोग होता है, नक्शे में 1 मिलीमीटर बराबर 200 किलोमीटर ऐसे रहता है। अब यहाँ कुछ देख लीजिए दिया, 1 गज में कितना फुट होता है, तो 1 गज में 3 फुट होता है। 1 गज में कितना इंच होता है, तो 1 गज में 36 इंच होता है। 1 गज में कितना मीटर होता है, तो 1 गज में 0.91 मीटर होता है। 100 गज में कितने फुट होगा, तो 100 गुना कर दीजिए, 300 फुट हो गया। 1 बीघा में कितना गज होता है, तो 965 गज होता है। और ये अलग अलग राज्य का अलग अलग होता है। फिर कह रहा है 1 गज में कितने स्क्वायर फुट होते हैं, तो 1 गज में 9 स्क्वायर फुट होता है। अब फुट क्या है, फीट और फुट एक लंबाई की इकाई होती है, जिसे शाही और अमेरिकी प्रथागत प्रणालियों की मान्यता प्राप्त है। साल 1959 में 2 इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय समझौता द्वारा 0.30348 मीटर के बराबर माना गया। फीट का बहुवचन फुट होता है। 1 फुट में 12 इंच या 1 गज में 3 फीट होते हैं। 1 फुट में 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर या 0.3048 मीटर होता है। 1 वर्ग फीट क्या होता है, तो 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा का वर्ग बनाइएगा तो इसको वर्ग फीट कहेंगे। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली बनाई जिसको मीटर पद्धति कहते हैं, और आज भी यही चलता है। एसआई मात्रक क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मापक प्रणाली है। और इसमें एक सेट दिया हुआ रहता है, जैसे कि दूरी के लिए मीटर, और समय के लिए सेकेंड, और वजन के लिए ग्राम, ये सब उसमें दिया रहता है। सेंटीमीटर मतलब 100 मीटर का 100 है, तो इसको याद रखने के लिए मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर आप याद कर लीजिए, वहाँ से हो जाएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर 1/100 सेंटीमीटर, मिली सेंटी 1/10 सेंटीमीटर होता है, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अब वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। देखिए, ये देखिए, इस तरह रेखा रहेगा तो वक्र रेखा। अगर ये सटा दिए तो बंद वक्र कहेंगे, और खुला रह गया तो खुला वक्र कहेंगे। अगला देखिए, गति। तो गति तो हमने कई बार अभी पढ़ा। समय के साथ अगर दूरी में परिवर्तन हो रहा है या वस्तु में परिवर्तन हो रहा है तो हम कहेंगे गति कर रही है। वर्तुल गति, जब गोल गोल कोई चीज़ घूमती है तो वर्तुल गति कहते हैं, जैसे घड़ी, पंखे की पंखुड़ियाँ घूमती हैं। आवर्ती गति का मतलब एक समय अंतराल के बाद फिर वही क्रिया दोहराई जाती है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है,
तो ये क्या हो गया, वर्तुल गति हो गया। घड़ी की सुइयां गति करती है तो वर्तुल गति हो गया। लेकिन पेंडुलम जो जाता आता है तो आवर्ती गति, जैसे झूला आवर्ती गति हो गया, हृदय का धड़कना आवर्ती गति हो गया। घूर्णन गति, यदि कोई वस्तु या चीज अपने अक्ष पर घूमने लगती है गोल गोल, तो इसको कहते हैं घूर्णन गति। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात बदलते हैं। जैसे हमारे शरीर में रक्त इधर जाता है फिर आता है, गोल गोल घूमता है, इसको घूर्णन गति कहेंगे। अगला है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। तो पहला है दीप्त वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है, दीप्त वस्तुएं हो गया। सूर्य, तारे, जुगनू, विद्युत बल्ब। पारदर्शी वस्तु हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिससे आर पार दिखाई दे। अपारदर्शी वस्तु जिससे आर पार ना दिखाई दे। पारभासी जिससे आर पार तो दिखाई दे लेकिन पूरा क्लियर नहीं। छाया वस्तु, तो ऐसा वस्तु जो मान लीजिए यदि लाइट कहीं से आ रही है और उसके सामने आपने कुछ ओपैक यानी अपारदर्शी वस्तु रख दी, तो उसके पीछे साइड काले रंग की एक परछाई बनेगी जिसे हम छाया कहते हैं। अब यहाँ सावधानी कहा गया कि सूर्य को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, हमारी आंखों के लिए हानिकारक होता है। प्रकाश, तो प्रकाश के बिना हम कोई चीज़ देख भी नहीं सकते हैं, तो हम कह सकते हैं प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं चीज़ों को। अब है दर्पण, तो दर्पण क्या है, दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो कांच की बनी हो सकती है या किसी स्टील की भी बनी हो सकती है या पानी की भी हो सकती है, जो चीज़ों को परावर्तित कर दे और उसमें हम उसका रूप देख सकें। दर्पण दो प्रकार के, एक समतल दर्पण जो एकदम फ्लैट होगा, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को फिर दो भागों में बांटा गया। तो गोलीय दर्पण में क्या होते हैं, गोल होते हैं। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। परावर्तन, परावर्तन देखिए किसी समतल आईने से टकरा करके, आईना हम कह दिए इसका मतलब सिर्फ आईना ही नहीं, पॉलिश किया हुआ जूता भी हो सकता है और आपका थाली भी हो सकता है, चम्मच भी हो सकता है, टकरा करके जब वापस आती है तो परावर्तन हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक तो एक बात कि एक तरफ ये सतह होना चाहिए, पहला कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा होता है कि जितने भी चीज़ें हैं, आपतन कोण किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और सारे के सारे दर्पण के एक ही साइड में होते हैं। ये घटना है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सूची, सूची की जगह हम सूक्ष्म में भी बोल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूची छिद्र कैमरा, तो ये एक प्रकार का गत्ते से बनाया जाता है और इसमें आप इस कैमरे से सूर्य के प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों व्यक्तियों को देखें। तो ये तो प्रयोग है, इसको छोड़ दीजिए। इसमें क्या होता है मैं सब आपको समझा देता हूँ। देखिए एक बॉक्स लिया जाता है, इसमें छोटा सा छेद किया जाता है और इसमें कोई वस्तु रखी जाती है, तो इससे प्रकाश ऐसे टकरा करके यहाँ पर इसका उल्टा प्रतिबिंब बनाता है जो इस पर्दे पर बनती है। ये पहले का कैमरा होता था। चलिए हम अगले अब चैप्टर को लेते हैं। ये मैराथन क्लास है तो आप धैर्य बनाए रखेंगे। पाठ 12 विद्युत तथा परिपथ। तो विद्युत तो आप जानते ही हैं, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। विद्युत के प्रकार, तो विद्युत दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। अगर हम बात करें तो अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। ठीक है। तो विद्युत के प्रकार, स्थिर विद्युत आवेश के रूप में होता है, इसकी मात्रा में उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, बल्कि गतिशील विद्युत का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। देखिए ये कम मात्रा में होता है, इसे आप ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं, जबकि एसी को आप बहुत दूर तक
ले जा सकते हैं और ये इस तरह चलता है, इस तरह कम बेशी होते रहता है, जबकि डीसी जो होता है वो स्थिर चलता है। अब विद्युत सेल की बात करें तो विद्युत सेल में बैटरी आपने देखा होगा, सूखा सेल टॉर्च वाली बैटरी, तो ऊपर वाले भाग को जिसमें टोपी लगी होती है उसको धनात्मक कहते हैं और नीचे वाले जस्ते वाले भाग को ऋणात्मक कहते हैं। अब विद्युत सेल में क्या होता है, तो रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी विद्युत एनर्जी में परावर्तित होती है, उसमें जमा रहती है। तंतु, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको तंतु कहते हैं। विद्युत परिपथ, तो परिपथ क्या होता है वो आप देख लीजिए, एक ऐसा आपने बना देखा होगा, तार हो गया, ये सेलों के संयोजन से बैटरी हो गया और इस तरह गए, यहाँ एक बॉल लगा दिए, है ना, यहाँ एक स्विच है, यहाँ, तो इस क्या हो गया, ये परिपथ हो गया। अगर स्विच खुला रह गया, स्विच अगर खुला रह गया तो खुला परिपथ, अगर स्विच ऑन कर दिए तो बंद परिपथ, छोटा सा बनाए तो लघु परिपथ, और कहीं तार टूटा हुआ है या छिला हुआ है तो लीकेज परिपथ इसको कहते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत सेल के प्लस से माइनस की ओर जाता है, जो करंट चलता है वो प्लस से माइनस की ओर चलता है। जब इसमें सेल से जोड़ा जाता है तो इससे विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है और उसमें लगा हुआ बल्ब चमकने लगता है। विद्युत स्विच ऑन कीजिएगा तो परिपथ टच कर जाएगा और परिपथ पूरा हो जाएगा, ऑफ कीजिएगा तो परिपथ टूट जाएगा और बल्ब नहीं चलेगा। चालक क्या होता है, जो तार होता है जिससे करंट दौड़ता है या वैसा पदार्थ जिससे करंट पास हो सके उसे हम चालक कहेंगे, जैसे तांबा, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, सोना इत्यादि। कुचालक या अचालक, जिससे होकर करंट नहीं पास होगा, जैसे रबड़, सूखा लकड़ी, प्लास्टिक, कांच इत्यादि। विद्युत रोधक, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसे विद्युत रोधक कहते हैं। तो कुचालक भी तो वही है। चलिए अब अगले चैप्टर को देखते हैं, और ज़्यादा नहीं, 2-3 चैप्टर बना हुआ है, ध्यान रखिए और बर्दाश्त। अब है चुंबक की कहानी, यानी चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन यूनान में एक गडेरिया था जिसका नाम मैग्नस था, उसने ही चुंबक की खोज की थी। वो एक छड़ी लेकर के भेड़ चढ़ा रहा था और छड़ी में लोहे की ढक्कन लगी हुई थी, टोपी, तो जब एक पत्थर में चिपकाया तो वो चिपक गया, इसलिए उसी के नाम पर मैग्नेटाइट रख दिया गया उस पत्थर का। और मैग्नेटाइट में लोहा चिपकाने का गुण होता है। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा और लोह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्राकृतिक चुंबक, जो प्रकृति में ऑटोमेटिक पाया जाता है, जैसे मैग्नेटाइट। कृत्रिम चुंबक, जिसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में, उसको कृत्रिम चुंबक, जैसे छड़ चुंबक, गोल चुंबक, नाल चुंबक, बटन चुंबक। चुंबकीय पदार्थ, तो वैसा पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित हो जाए उसे चुंबकीय पदार्थ, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। और चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित ना हो, कपड़ा, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, प्लास्टिक इत्यादि। चुंबक के कितने ध्रुव, तो चुंबक के 2 ध्रुव, एक होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। जो सिरा उत्तर की ओर हो जाए स्वतंत्र लटकाने पर उत्तरी ध्रुव, जो सिरा दक्षिण की ओर जाए दक्षिणी ध्रुव। और एक बात याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ, ये देखिए, मान लीजिए एक चुंबक है तो नॉर्थ और ये साउथ, और ये नॉर्थ और साउथ, तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। यदि इसका ये देखिए, नॉर्थ साउथ और इधर भी साउथ नॉर्थ एक जैसा रहेगा तो एक दूसरे को दूर धकेलेगा, तो इसको आकर्षण कहते हैं, इसको प्रतिकर्षण कहते हैं। तो प्राचीन काल में यात्री चुंबक यात्रा पर जाता था, चुंबक लेके जाता था, रास्ता में सुतरी से लटका करके दिशा देख लेता था। दिशा सूचक, दिशा का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दिशा सूचक कुछ इस प्रकार का होता है, मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा, इस तरह रहेगा, इसमें 10 दिशाएं, 8 दिशाएं, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और ये
साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट ऐसे, और इसमें एक चुंबकीय सुई रहती है, ये दिशा बताता है। आकर्षण, तो आकर्षण हमने बताया और प्रतिकर्षण भी बताया। तो चलिए अगले चैप्टर में चल। अब है 14वां चैप्टर जल। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जल कितना आवश्यक है ये आप सभी जानते हैं, और पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा जल से ढका हुआ है। जल की आवश्यकताएं, तो जल हमें पीने, नहाने, खाना पकाने, धोने और भी कई कार्यों के लिए जरूरत पड़ती है। जल कहाँ से मिलता है? तो प्राकृतिक स्रोत से मिल सकता है, या बारिश से मिल सकता है, या हम कुपकी खनन जिसको बोरिंग कहते हैं उससे निकाल सकते हैं। जल विलुप्त, तो देखिए जल जलवाष्प में बदल जाता है। तो नदी, तालाब, झील, महासागर सभी के जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होते रहते हैं, इसको वाष्पीकरण भी कहते हैं हम। सोडियम क्लोराइड, तो महासागरों में जो नमकीन पानी है, खारा पानी है, वो कहीं अगर फंस गया, जैसे कि चिल्का झील हो गया, लेगून में फंस गया, तो जब इसका वाष्पीकरण होगा तो वहाँ सफ़ेद सफ़ेद रंग का कुछ पदार्थ बचेगा, जिसको जमा करके साफ किया जाता है, इसको नमक बोलते हैं। वाष्पीकरण तो आप जानते ही हैं, किसी भी लिक्विड को गर्म कीजिएगा तो भाप बनकर वो उड़ जाएगा, इसको वाष्पीकरण कहते हैं। और जब आप उसको ठंडा कीजिएगा तो संघनित हो जाएगा, तो इसको संघनन कहते हैं। गिलास की बाहरी सात पर नहीं, बाहरी परत, जैसे मान लीजिए गिलास है तो भीतर भी है और बाहर भी परत है, तो बाहर की बूंदें कहाँ से आ जाती है? जब देखिएगा आप एक गिलास ले लीजिए, उसमें थम्स अप डाल दीजिए, तो ठंडा होगा तो बाहर बाहर भी पानी आ जाता है। दरअसल वो लीक नहीं करता है, बाहर का जो जल वाष्प है वो संघनित हो जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तापमान घट जाता है। तो कितना ऊपर जाएंगे? अगर आप 163 मीटर ऊपर जाइएगा तो 1 डिग्री टेम्परेचर माइनस हो जाएगा। जल कणिका, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि वो जलवाष्प संघनित होने लगते हैं और छोटी छोटी बूंदें बन जाते हैं, जैसे कि ओस, वो जल कणिका कहलाता है। बादल ये छोटी जनिकाएं वायु में तैरती हैं, जो हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। वर्षा, तो जब जल कणिकाओं का आकार बड़ा हो जाता है तो बूंदों के रूप में धरती पर आकर गिरती है, जिसको वर्षा कहते हैं। संघनन, तो जलवाष्प को आप समझिए बात, जब जलवाष्प है ठंडा होगा तो जमने लगेगा, जिसको संघनन कहते हैं। भौम जल, तो पृथ्वी के अंदर का शुद्ध पीने योग्य जल भौम जल कहलाता है। जल चक्र, तो जल चक्र तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा। महासागर का जल वाष्पीकरण से ऊपर जाता है, पौधों से रेस्पिरेशन होता है, वो ऊपर जाता है, वाष्प बनता है, फिर बारिश बन के नीचे गिरता है, तो ये जल चक्र कहलाता है। बाढ़, जब किसी स्थान पर अत्यधिक वर्षा होती है तो बाढ़ का कारण बन सकता है। सूखा, जब किसी स्थान पर या कई वर्षों तक बारिश नहीं होती है तो सूखा का कारण बनता है। जल संरक्षण, जल का बुद्धि के साथ उपयोग, जितना जरूरत हो उतना बर्बादी ना करना, जल संरक्षण कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण, बारिश के पानी को हम जमा करके कई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंचाई के अलावा भी इसे ही वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। और आपकी छत पर गिर रहे बारिश के जल को हम क्या कर सकते हैं? उसको जमा कर सकते हैं, उसको जल एक सॉकपिट बना के जमीन के अंदर डाल सकते हैं, कुआं में डाल सकते हैं, तो इससे जल स्तर ऊपर उठता है। ये 15वां चैप्टर है, और इसके बाद एक और चैप्टर और फिर कंप्लीट हो जाएगा। हमारे चारों ओर वायु, पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जिस तरह जल जरूरी है उसी तरह सभी सजीवों को वायु जरूरी है। वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। तो आपसे कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जा सकता है, तो 0.03% है। वायुमंडल, तो वायु की वह परत जो हमें घेरे हुए है, हमारे चारों ओर है, वायुमंडल कहलाती है। तो वायुमंडल में कितने विस्तार हैं? तो 5 है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। फिर से देखिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर।
जो क्षोभ मंडल होता है, सारी की सारी मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पर होती है। क्षोभ मंडल में ही सारी की सारी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। समताप मंडल का तापमान हमेशा लगभग बराबर होता है, इसलिए हवाई जहाज उड़ने के लिए सर्वोत्तम दिशा होती है। मध्य मंडल में उल्का संबंधी घटनाएं घटती है और आयन मंडल में जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं जो सूचना हमारा देता है, तो ये आयन मंडल में होते हैं। और वायुमंडल को उसके बाद के वायुमंडल, जो आयन मंडल से ऊपर वायुमंडल जाएगा और उसके बाद अंतरिक्ष हो जाता है। वायु का संगठन तो हमने अभी बताया, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और बाद बाकी को मिला के 0.05%। वात सूचक, जब हवा चलती है तो वो घूमने लगता है। वात सूचक जिस दिशा में जाती है वो दिशा को बता देता है कि किधर से जा रहा है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट में वात सूचक लगाए जाते हैं, ये हवा के विपरीत चलती है तो आपको पता चल जाता है हवा किधर से आ रही है। पर्वतारोही अपने साथ ऊंचे स्थानों पर जाने के समय ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई के साथ ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं ऑक्सीजन की कमी बनने लगती है, कम होने लगती है। तो वायु किससे बनी है? तो वायु को अभी हमने आपको बताया, वायु कई प्रकार के गैसों का मिश्रण है। अब ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? जल तथा वायु में उपस्थित होते ऑक्सीजन मिट्टी में भी उपस्थित हो। कहने का मतलब ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर जहाँ जैव मंडल है वहाँ सब जगह ऑक्सीजन है, चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्ते हो, चाहे पौधे हो, सब जगह ऑक्सीजन मिलेगा आपको। मिट्टी के जीव कैसे ऑक्सीजन लेते हैं ये कहना चाह रहा है यहाँ। तो मिट्टी के जीव कैसे ऑक्सीजन लेते हैं? तो आप देखिए, मिट्टी में कोई चीज़ जलाता है उसमें छेद बना देता है, उन्हीं छेदों से वायु अंदर बाहर जाती है। वायु में जलवाष्प विद्यमान है, बिल्कुल सही है। जब जलवाष्प संघनित हो जाता है तो वायु में जाके मिल जाता है और बादल का रूप ले लेता है। वायु स्थान घेरती है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को क्या कहेंगे? तो गतिशील वायु को पवन कहेंगे। और वायु का द्रव्यमान होता है और स्थान भी घेरती है। पादप और जंतु दोनों सांस लेते हैं। पादप कार्बन डाइऑक्साइड का सांस लेते हैं, जबकि जंतु ऑक्सीजन का सांस लेते हैं। जलीय प्राणी जल में घुली हुई ऑक्सीजन का सांस लेते हैं। पवन चक्की, तो पवन चक्की एक ऐसी युक्ति है जिसके घूमने से बिजली उत्पन्न होती है। उसमें टरबाइन लगा होता है, डायनेमो लगा होता है। टरबाइन नहीं, डायनेमो। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का होना अनिवार्य है। अगर जलवाष्प नहीं होगा तो बारिश कैसे होगा, बादल कैसे बनेगा? जलने की क्रिया में केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। यानी अगर किसी चीज़ को जलाना है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर उपस्थिति हो जाए तो हमें घुटन महसूस होगी। धुएं में कुछ गैसें, सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। हमारी नाकों में छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा उपस्थित होते हैं जो धूल कणों को श्वसन तंत्र जाने से रोकता है। और अब हम बात करेंगे आखिरी चैप्टर की, चलिए उसे भी देख लें। पाठ 16, कचरा संग्रहण एवं निपटान। देखिए, इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, तो पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि वीडियो को तो आपने अंत तक देखा, ये मैराथन क्लास को, तो जो आपके लिए एनसीईआरटी का निचोड़ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसलिए हमारी मेहनत के लिए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगे। और आप हमें कमेंट करके बताएंगे आज का वीडियो कैसा लग रहा है आपको। चलिए देखते हैं। एक कदम स्वच्छता की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने, यानी नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। आप सभी ने देखा होगा न्यूज़ में झाड़ू लगाते हुए। हमारे दैनिक क्रियाकलापों से कचरा उत्पन्न होता है। अब भराव वह स्थान होता है जहां, मान लीजिए एक भराव हम बताते हैं, मान लीजिए कहीं खदान है, पत्थर निकाला गया, वो खाली हो गया, तो ऐसे जगह में कचरों को डाल दिया जाता है, उसको पाट दिया जाता है। कंपोस्टिंग, रसोई से निकलने वाले ऐसे पदार्थ जो सड़ गल सकते हैं उसको हम एक कंपोस्ट गड्ढा बनाएंगे, उसमें डाल देंगे और वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वो कंपोस्टिंग कहलाएगा। वर्मी कंपोस्ट, उसी कंपोस्टिंग गड्ढे में अगर हमने केचुआ डाल दिया तो केचुआ किसानों के मित्र होते हैं, वो उसे वर्मी कंपोस्ट में बदल देगा। अपशिष्ट पदार्थ,
जो बेकार पदार्थ होते हैं, जो हमारे यहाँ डेली उत्पन्न होता है, ऑफिस में, घरों में, कारखानों में, जो फेंकाना ही है उसको, तो उसको हम कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसे नदियों में फेंक दिया जाता है, जिससे जलीय जीवन को समस्या उत्पन्न होती है। पुनः चक्रण, किसी भी चीज़ का हम अगर ऐसा चीज़ है जो फिर से बना सकते हैं, फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको रिसाइकलिंग कहते हैं, इसको पुनर्चक्रण भी कहा जाता है। जैसे कांच हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, धातु, एल्युमिनियम, स्टील, देखने होंगे आपने कचरा चुनने वाला लेकर के जाता है, तो ये क्या करता है? पुनर्चक्रण करता है। रिसाइकलिंग पृथ्वी को बचाता है और पुनर्नवीकरण पर्यावरण को सुरक्षित रहने में मदद करता है। पुनर्चक्रण ऊर्जा को बचाता है, क्योंकि पुनर्चक्रण से, रिसाइकलिंग से कम ऊर्जा की खपत होती है। पुनर्चक्रण में कागज़ को देखें तो प्राकृतिक संसाधनों का अच्छा संचरण होता है, ऊर्जा की बचत होती है, ग्रीन हाउस गैस कम उत्पन्न होता है, और जो कचरे होते हैं उसमें लैंडफिल कर दिया जाता है, गड्ढों को भर दिया जाता है और उसका फिर से इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको ढक दिया जाता है। लगभग 20 वर्षों तक भराव क्षेत्र पर कोई भवन नहीं बनाया जाता। वो जब तक बैठेगा नहीं ज़मीन, तब तक उसमें कुछ नहीं बनाया जाता है। कचरे के उपयोगी अवयव निपटान के लिए भराव क्षेत्र के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं, यानी उसमें से छांट करके जो कचरा होता है वो जो गल सकता है उसको हम कंपोस्ट बना सकते हैं। आजकल तो सब जगह आपको रेलवे स्टेशन, हर जगह लगभग मिलेगा 2 कचरा पेटी, जिसको नीला पेटी और हरा पेटी। तो नीला में गीला नहीं, याद रखिए, नीला में गीला नहीं, तो उसमें आप ऐसा चीज़ डालिए जो सड़ेगा गलेगा नहीं, जैसे प्लास्टिक, धातु, कांच, लोहा, लंकड़ी सब। और हरा कचरा में, हरा में आप गीला डालिए जो सड़ गल जाए, जैसे केले के छिलके और भी कुछ इसमें डालिए। तो ये कुछ हमने आपका 6 क्लास का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा। तो हमने पूरा क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक नोट से संपूर्ण रिवीजन करा दिया। अगर आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देखें, और ये सभी प्रकार की एग्ज़ामों के लिए लाभकारी होंगे। तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।